नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन तटस्थ वक्र के माध्यम से किस बिंदु पर होगा। अभी तक आप पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है कि तटस्थ वक्र मानचित्र के बारे में डिस्कस किया है और बजट लाइन के बारे में डिस्कस किया है। ये दोनों ही मिलकर के आज हमारे तटस्थ वक्र के द्वारा हम उपभोक्ता के संतुलन को समझेंगे। तो उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होगा? क्रमवाचक दृष्टिकोण से हम पढ़ रहे हैं। एक उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होगा जहां उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। उसके पास बहुत सारे वक्र हैं, बहुत सारे उसके पास कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन उस कॉम्बिनेशन उन संयोगों में उपभोक्ता की संतुष्टि जहां पर अधिकतम होगी उसी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होगा। तो इसके लिए तीन कंडीशंस है। तटस्थ वक्र द्वारा उपभोक्ता का संतुलन ज्ञात करने की तीन शर्तें हमारे पास है। पहली शर्त है तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे, यानी कि बजट रेखा और तटस्थ वक्र एक दूसरे को टच करने चाहिए या क्रॉस करने चाहिए। नंबर 2, प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS फॉर एक्स और वाई घटती हुई हो, अर्थात मूल बिंदु के उन्नत दर हो। जो वक्र का ढाल है वो कैसा हो? मूल बिंदु के उन्नत दर होना चाहिए, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ उठता हुआ होना चाहिए। और तीसरा है प्रतिस्थापन की सीमांत दर बजट रेखा के ढाल के बराबर हो। बजट रेखा के ढाल के बराबर हो दैट मीन्स कि MRS एक्स और वाई इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। अब इसको देखेंगे, इन सारे कंडीशंस को हम इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है। एक्स एक्सिस पर हमने गुड एक्स लिया है, वाई एक्सिस पर हमने गुड वाई लिया है। MN हमारी बजट लाइन है, बजट रेखा है, जिस पर की तीन कर्व है, यानी इसके अंदर उपभोक्ता मानचित्र भी हमने दिखा रखा है। IC1, IC2 और IC3 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उपभोक्ता मानचित्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। और MN हमारे पास क्या है? बजट लाइन है। अब हमारे पास ये कंडीशन आती है कि उपभोक्ता इन तीनों वक्र में से किस बिंदु पर, किस वक्र पर जाकर के वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। इन तीनों वक्रों पर आप देखिए P, Q, R और S के चार बिंदु हमारे पास हैं, जिनमें से किसी एक बिंदु पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स कि उपभोक्ता क्या चाहेगा कि ऊंचे वाले तटस्थ वक्र पर जाए, क्योंकि जो ऊंचे वाला तटस्थ वक्र है वो अधिकतम संतुष्टि का द्योतक होता है। तो उपभोक्ता का ये प्रयास रहेगा कि वो IC3 पर जाकर के और उपभोग करे। लेकिन IC3 आपने जैसे कि बजट लाइन के अंदर पढ़ा था कि वे बिंदु जो बजट लाइन के बाहर होते हैं वो अप्राप्य संयोग कहलाते हैं। तो बिंदु S जो है उपभोक्ता के लिए कौन सा बिंदु है? अप्राप्य संयोग है। वो उपभोक्ता इस बिंदु को प्राप्त अपने बजट में नहीं कर सकता। यानी कि उपभोक्ता P, Q और R ये जो बजट लाइन के ऊपर स्थित है, इन तीनों में से किसी एक बिंदु पर उपभोग कर सकता है। अब देखिए बिंदु P और R, ये जो बिंदु P और R है ये IC1 पर स्थित है, जो कि इक्वल सेटिस्फैक्शन को, समान संतुष्टि स्तर को दिखा रहे हैं। लेकिन P और R बिंदु जो निचले वाले तटस्थ वक्र पर स्थित है, इसलिए उपभोक्ता इन बिंदुओं पर भी उपभोग नहीं करेगा, क्योंकि उपभोक्ता को IC2 की अपेक्षा इन बिंदुओं पर कम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। उसके बजट में तो आ रहे हैं, लेकिन ये कम संतुष्टि का प्रतीक हो रहा है। अतः उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होगा? Q बिंदु पर होगा, जहाँ उपभोक्ता IC1 की अपेक्षा अधिक संतुष्टि प्राप्त करेगा। तो बच्चों ये देखिए कि P, Q, R, S चार बिंदु हमारे पास थे। इन चार में से उपभोक्ता का संतुलन Q बिंदु पर हो रहा है। दोबारा समझ लें, S बिंदु वो बिंदु है जिन्हें कि उपभोक्ता अपने संयोग में प्राप्त नहीं कर सकता, अपने बजट के अंदर प्राप्त नहीं कर सकता। P और R बिंदु वो बिंदु है जो कि IC2 की अपेक्षा कम संतुष्टि दे रहे हैं, अतः उपभोक्ता Q बिंदु पर होगा। तो यहाँ पर ये जो कंडीशंस हमने देखी हैं, ये तीनों कंडीशंस इस डायग्राम के थ्रू फुलफिल हो रही हैं। बजट रेखा को Q बिंदु स्पर्श भी कर रहा है। नंबर 2, सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वो Q बिंदु पर PX अपॉन PY के इक्वल भी है। और तीसरा है कि बजट रेखा जो ये तटस्थ वक्र है, इनका वक्र का ढाल कैसा है? मूल बिंदु के उन्नत दर है। स्टूडेंट्स, आपको इस डायग्राम के थ्रू जैसा मैंने अभी समझाया है कि एक्स एक्सिस पर हमने ये लिया है, वाई एक्सिस पर ये लेना है, MN हमारी बजट लाइन है, 3 IC कर्व है, इस सबको आपको स्पष्टीकरण के अंदर नोट करना है। ओके, एट लास्ट वी हैव हमारे पास एक कंक्लूजन आता है, निष्कर्ष आता है कि क्रमवाचक दृष्टिकोण अधिक वास्तविक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण गणनावाचक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है, ये उससे काफी अधिक बेहतर है। इस चैप्टर में इतना ही। हमारा आज का ये चैप्टर आज ये फिनिश होता है। आप इसमें आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम है अपनी प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस करिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।